जो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, ठीक है। और हाई कोर्ट की स्थापना कौन से एक्ट के थ्रू की गई, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ठीक। प्रेस के ऊपर सेंसरशिप किसने लगाया था, इस टाइप के क्वेश्चंस आप जाकर के जितने भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए हैं इनसे पढ़ लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ है, ठीक है। आप एक बार उसको भी अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। मतलब आपको बता इनके अतिरिक्त, अब यहाँ क्वेश्चन देखना, इनके अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। अब पेपर में हो सकता है ऑप्शन में यही डाल दे कि एओ ह्यूम के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आर्किटेक्ट कहा गया है, ठीक है, वास्तुविद कहा गया है, उनके साथ और कौन लोग सम्मिलित हैं, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी सम्मिलित हैं और आनंद मोहन बोस भी सम्मिलित। और फिलहाल आपको आर्य का प्री देना है। तो दोस्तों मैं इस किताब में ये बताऊंगा आपको कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, एक ही चैप्टर में कौन कौन सी चीजें छोड़ देनी है। फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए आज एक टॉपिक उठा रहा हूं, वहां से आपको बताऊंगा, ठीक है। और इनसे नोट्स कैसे निकाल के अपने बनाने हैं फॉर द रिवीजन, क्योंकि आप बार बार इतनी मोटी किताब को लेके नहीं पढ़ेंगे, है ना। आपने इसको पकड़ करके इसमें से कॉन्सेप्ट समझा कि अच्छा ये मनसा थी, इनके पीछे की ये आइडियोलॉजी थी, ये आपने समझ लिया, ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम कर देगा। और उनके अंदर बिटवीन द लाइन फैक्ट कौन से निकल करके आ रहा है ये भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, जो पेपर में पूछा जाता है। और दोस्तों आपको ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा फैक्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दोस्तों ये आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। Hello everybody, this is me अल्तमस मंसूरी and you are watching एजुकेटर अल्तमस 2.0। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। दोस्तों जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि कौन से 4 टॉपिक्स हैं जिन पे आपको पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, उनको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो आज मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो हाईली स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ कि बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो यूपीपीसीएस के प्री का एग्जाम दिए हैं, उनका पेपर नहीं निकल रहा है, ठीक है। डेफिनेटली वो आरओ का भी फॉर्म भर रखे हैं, वो इसके लिए स्विच करेंगे, ठीक है। और जो लोग नहीं भी दे रखे हैं एक बार यूपीपीसीएस के प्री का एग्जाम देख लीजिए, ठीक है, जो 2022 में सॉरी जो 2024 में 22 दिसंबर को हुआ है, ठीक है। और जिन्होंने दे रखा है उनको तो पता होगा कि स्तर क्या आया है, ठीक। और आरओ के एग्जाम का जो पैटर्न की बात कर लें, ठीक है दोस्तों, वो हमेशा इस पेपर से 20 रहा है, ठीक है, 19 नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमें पहले से प्री डिसाइड होकर के चलना है और आयोग के मिनट ऑफ माइंड को देखते हुए अपनी तैयारी को मोल्ड करना है। कोई शक नहीं है कि अब हमारा पेपर लूसेंट और पूर्वावलोकन घटना चक्र से नहीं निकलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनको पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाए, इनको एकदम से हटा दिया जाए। दोस्तों अगर इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आ गए तो डेफिनेटली बात है कि इनसे क्वेश्चन बन जाएंगे। और मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि इनसे पेपर आएगा नहीं, आएंगे। पहला ऑप्शन मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा, हो सकता है तीसरा चौथा नहीं मिल रहा है ना। तो इनकम्प्लीट है, ये क्या है, इनकम्प्लीट है। जब आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करेंगे तो दोस्तों वहां पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहां से आपने वन लाइनर रट लिया, वहां से आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। लेकिन अब जो पेपर की स्टैंडर्ड आ गया है वो ऐसा हो गया ना कि आप यहाँ पे स्टैटिक्स के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी पूछ रहा है। ये तो पूछ रहा है कि इस आंदोलन में ये लोग शामिल थे या नहीं थे, लेकिन ये आंदोलन किस किस वर्ग को टच करता था। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये आंदोलन के अंदर सहभागिता किनकी थी, बच्चे भी शामिल थे, स्टूडेंट भी शामिल थे, महिलाओं का योगदान था या नहीं था। मतलब अब जैसे कि यूपीएससी पेपर अपना सेट करता है ना, उस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है। और एक बात मैं आपसे एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जो लोग भी आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर यूपीपीसीएस के प्री 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनसे मैं एक दरख्वास्त जरूर करूंगा, आप एक बार पिछले 10 सालों का यूपीएससी का पेपर उठा करके एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। और एनडीए का पेपर, सीडीएस का जो जीएस का पेपर आता है, ठीक है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का, ठीक है, ये जो यूपीएससी पेपर कंडक्ट करती है, आप एक बार इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा। क्योंकि देखने को सीधा सीधा मिल रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन सीधा उठा करके 2017 के पेपर से 2024 के पेपर का भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, ठीक है दोस्तों। यूपीएससी के क्वेश्चंस को ये लोग उठा उठा के यहाँ पे डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि दोस्तों हिस्ट्री जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। हिस्ट्री की अगर मैं बात कर लूँ तो ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चन, 25 से 28 क्वेश्चन का क्राइटेरिया हमेशा देखने को मिला है,
आरओ में ही बात कर रहा हूँ। अगर इनके अंदर भी क्लिक करूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का अगर कैटेगराइज कर लिया जाए तो मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं 10 से 12 क्वेश्चन देखे गए हैं अगर 25 क्वेश्चन में से, वो हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री के। 2 से 3 क्वेश्चन देखे गए हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, और 7 से 8 क्वेश्चन देखे गए हैं वो किसके हैं, आपके मेडिवल हिस्ट्री के हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, मेरे पास तो स्पेक्ट्रम है, उसका मैं यूज करके आपको बता रहा हूँ। आई डोंट नो आपके पास कौन सी किताब है, ठीक है दोस्तों, आपको लेकिन स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो एनी डाउट अबाउट इट। ठीक है, हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है अब, है ना, अगर सिलेक्शन चाहिए तो, है ना। ये वनडे एग्जाम वाला दोस्तों, ये वन लाइनर वाला पेपर अब नहीं बचा है, ठीक है, जो पहले लोग रट रटा करके कराते थे, और ये इतना आना ठीक भी है भाई, एक सीरियस पोस्ट के लिए है, ठीक है। तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, अब आपको अपना माइंड एनालिटिकली यूज करना पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेक्ट्रम में कि कैसे आप स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे, और स्पेक्ट्रम इतनी बल्कि किताब है ना, जैसे कि मेरे पास है, ठीक है, इतनी बल्कि किताब है ये। अब इतनी बल्कि किताब का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर सभी कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। शुरुआत की यूनिट तो आपको पढ़नी नहीं है, शुरुआत की यूनिट से आपको कोई लेना देना नहीं है ना। ये दोस्तों ये बुक एक ऐसी किताब है जो कि मेंस और प्री दोनों के लिए है, और फिलहाल आपको आरओ का प्री देना है। तो दोस्तों मैं इस किताब में ये बताऊंगा आपको कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, एक ही चैप्टर में कौन कौन सी चीजें छोड़ देनी है। फिलहाल मैं एग्जाम्पल के लिए आज एक टॉपिक उठा रहा हूँ, वहां से आपको बताऊंगा, ठीक है। और इनसे नोट्स कैसे निकाल के अपने बनाने हैं फॉर द रिवीजन, क्योंकि आप बार बार इतनी मोटी किताब को लेके नहीं पढ़ेंगे, है ना। आपने इसको पकड़ करके इसमें से कॉन्सेप्ट समझा कि अच्छा ये मनसा थी, इनके पीछे की ये आइडियोलॉजी थी, ये आपने समझ लिया, ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम कर देगा। और उनके अंदर बिटवीन द लाइन फैक्ट कौन से निकल करके आ रहा है ये भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, जो पेपर में पूछा जाता है। और दोस्तों आपको ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा फैक्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दोस्तों ये आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस टाइप के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन उठा के फेंक रहा है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों आपको ये चीज करना ही पड़ेगा, पहले आप जाएंगे रिसेंट के 5 साल के जो पेपर हैं आपको उठा करके एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं अब यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, आप देखिए दोस्तों, आज मैं टॉपिक ले रहा हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उदारवादी चरण, ठीक है, जो मॉडरेट फेज आया था। अब दोस्तों यहाँ पे है क्या, अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ अंडरलाइंस कर रखी हैं, ठीक है, मैंने इसको कई बार किताब को पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकालना है, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कैसे, ठीक है। तो दोस्तों हुआ क्या है, आप देखो यहाँ पे जाएंगे, जैसे कि इसको एक सेफ्टी वॉल थ्योरी का भी बताया गया है, ठीक है। क्या अंग्रेज बिल्कुल चाहेंगे कि हम लोग को कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के दे दें, ठीक है, जिससे अब देखें ना कि यही कांग्रेस है जिसकी स्थापना इन्हीं लोगों के माध्यम से हुई, और यही कांग्रेस जाकर के देश की आज़ादी में एक मैसिव रोल प्ले करती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेफ्टी वॉल थ्योरी का क्या हुआ, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये सेवानिवृत्ति एओ ह्यूम है, कौन है, एओ ह्यूम है। इनको कहीं से भनक लग गई कि जो भारतीय है ये राष्ट्रीय विद्रोह करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, राष्ट्रीय विद्रोह करने वाले हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए, ठीक है, एओ ह्यूम एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, ठीक है, जो कि शिमला में रह रहे थे, कहाँ रह रहे थे, शिमला में उन्होंने अपना घर बना लिया था, और रिटायर्ड होने के बाद यहीं पे सेटल हो गए थे, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, इनको पता चला कि जो भारतीय हैं ये क्या करने वाले हैं, राष्ट्रीय विद्रोह करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे, देखो ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, अब ये राष्ट्रीय विद्रोह करेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये अपने सरकार के प्रति, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति या फिर इंग्लैंड के प्रति अपनी वफादारी दिखाएंगे, ठीक है। ये जाते हैं उस टाइम के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, क्या करते हैं, लॉर्ड डफरिन से बातचीत करते हैं, और कहते हैं कि भैया आप इनको ये बना करके दे दो, ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेटफॉर्म दे दो, जिससे के माध्यम से अपना गुस्सा बढ़ा ये सारी चीजें निकालें, ठीक है, नहीं तो ये लोग राष्ट्रीय विद्रोह कर देंगे और हम लोग के लिए सर्वाइवल यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन, ठीक, कौन है यहाँ पे, उस टाइम के तत्कालीन वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। देखो ये फैक्ट, ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या बोले, क्या कांग्रेस की स्थापना के पीछे सेफ्टी वॉल की अवधारणा थी, हाँ बिल्कुल थी। सेफ्टी वॉल का मतलब क्या है, ये लोग अपने आप को सेव करना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, सेव करना चाह रहे थे। तो ये यहाँ पे देखो ये कि वॉल टाइप की दे दी, वॉल टाइप की क्या दे दी, यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की गठन की बात कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे एओ ह्यूम कौन है, एओ ह्यूम है, ठीक है, उसको भनक लगी कि राष्ट्रीय विद्रोह होने वाला है, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन को इन्होंने क्या किया, इनसे बातचीत की, और इसके बाद ये इंग्लैंड भी गए, ये जो एओ ह्यूम है ये इंग्लैंड गए, ठीक है, वहां से काउंसिल से भी जाके परमिशन ली। अब जरा देखना, अब यहाँ पे हुआ क्या कि सेवानिवृत्ति अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम, ठीक है, इन्होंने क्या किया भैया, अखिल भारतीय कांग्रेस का आयोजन किया, ठीक है, 1884 में, इन्हीं के माध्यम से हुआ, ठीक है। अब इंडियन नेशनल यूनियन, पहले इसका नाम क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला नाम क्या था, ठीक है, तो इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक।
इसका जो सेशन होने वाला था वो पूना में होने वाला था 1885 में, लेकिन पूना में यहाँ क्या फैला, हैजा फैल गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तो इसको कहाँ पे आयोजित किया गया, बम्बई में किया गया। बम्बई में कौन से कॉलेज में किया था, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अब यहाँ पे एओ ह्यूम, इनके अतिरिक्त, अब यहाँ क्वेश्चन देखना, इनके अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। अब पेपर में हो सकता है ऑप्शन में यही डाल दे कि एओ ह्यूम के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आर्किटेक्ट कहा गया है, ठीक है, वास्तुविद कहा गया है, उनके साथ और कौन लोग सम्मिलित हैं, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी सम्मिलित हैं और आनंद मोहन बोस भी सम्मिलित हैं। ठीक है, कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, वेमेश चंद्र बनर्जी ने की है। इसमें कितने लोग शामिल थे दोस्तों, 72 लोग शामिल थे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने और फैक्ट निकाला है। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली, ठीक, 1890 में पहली बार कांग्रेस को संबोधित किया। ठीक है, वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि भाई पहली महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की एनी एनी बेसेंट है। ठीक है, उसके बाद पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू हम लोग बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनना ना, प्रथम महिला जिसने संबोधित किया, अध्यक्षता की बात नहीं कर रहे हैं, संबोधित कर रहा। ठीक है, वो कादम्बिनी गांगुली थी 1890 में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और देखो, कॉन्सेप्ट के लिए बात कर लेकर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त प्रांतीय सभाओं, संगठनों, समाचार पत्रों, ठीक है, और साहित्य के माध्यम से भी राष्ट्रवादी गतिविधियों को संचालित होते थे। हो सकता है ये ऑप्शन में डाल दे और नीचे लिख दे कि कथन और कारण में से ये सही है कि नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे दे रहा है, तो आपको ये चीज़ फोकस करने की जरूरत है। दोस्तों मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि कैसे, मतलब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ ही रहे हैं, आपको थ्योरी पता चल रही है, आपको कहानी पता चल रही, लेकिन इन्हीं थ्योरी कहानी में से आपको फैक्ट भी निकाल के लाना है अपने लिए, और इनको क्या करना है कि एक कॉपी में सेपरेट अलग से क्या कर लेना है, नोट बना लेना है। ठीक है, वन लाइनर के फॉर्म में, बुलेट पॉइंट के फॉर्म में क्या कर लेना है, इनके नोट्स बना लेना है। ठीक है, अब जरा देखो आप, जैसे यूपी पीसीएस का जो प्री का पेपर आया है उसमें किसने क्या कहा है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहा है। ठीक है, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं। ठीक है, इस तरह देखो, विपिन चंद्र के अनुसार, क्या, विपिन चंद्र पाल के अनुसार ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना के लिए एक तड़ित चालक, क्या चीज़, तड़ित चालक उत्प्रेरक का काम किया है। मतलब इन्होंने बताया कि ये सेफ्टी वॉल थ्योरी की कॉन्सेप्ट किसने दिया, इन्होंने दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एक बात, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा महत्वपूर्ण नेता, ठीक है, कांग्रेस के जो नरम दल के नेता थे, क्या थे, जो मॉडरेट लीडर्स थे, वो कौन कौन से थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये है ना, देखो आपकी वॉच स्टडी करना है, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा दोस्तों। सीरियस वाले बच्चे ही यहाँ पे टिक पाएंगे, जो शॉर्ट टेम्पर होते हैं, जो लोग सीरियस पढ़ाई नहीं करते हैं, वो लोग इनमें घुस नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर एक बार घुस गए तो दोबारा दूसरे दिन तीसरे दिन इसको स्किप कर देंगे, कंसिस्टेंसी लेकर नहीं आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, डब्ल्यू बनर्जी, ठीक, इस तरह से आपके पास किताब होगी तो आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है कि नेताओं के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के नेताओं में से जाना जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सीधा ये पूछ ले, आप खुद ही क्वेश्चन बना के देख लो ना, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में या फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रथम चरण के नेता निम्न में से कौन थे। ठीक है, तो इन्हीं में से नाम दे देगा, कोई एक अटपट नाम दे देगा, इनमें से कौन नहीं था। दोस्तों आपको यहाँ पे राइट चूज करना होगा, है ना। अब जैसे उदारवादी उपागम, अब उदारवादी उपागम ये किसके लिए है, आपके मेंस के लिए है, आपको ये स्किप कर देना है। मतलब इस चैप्टर में मुझे इससे ज़्यादा जरूर और कोई नहीं लगा। ठीक है, अब इसी ड्यूरेशन में, ठीक, 1892 का यहाँ पे एक्ट आ गया था। अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, एक बार इसको पढ़ लेना है। उसके बाद इस टॉपिक में मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद ये सारांश, क्या आपको सारांश कर लेना है। ठीक, फर्जी चीज़ें, मतलब आप देखेंगे ना, आप चाहेंगे तो आधे घंटे में एक चैप्टर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं विद द फैक्ट। ठीक, तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि आपको कैसे अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, थोड़ा वॉच करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेहनत ही करनी पड़ेगी, है ना। और अभी आपका जो प्रीलिम्स है वो मार्च अप्रैल के बीच में हो सकता है, आरओ का। तो दोस्तों अभी भी आपके पास टाइम है, हिस्ट्री स्कोरिंग टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री को आप प्राथमिकता दे दीजिए, उसके बाद आप जाकर के मेडिवल में घुसना जाके। दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको मैं अगर टॉपिक बता दूं तो आपको गवर्नर जनरल हो गए, वायसराय हो गए, ठीक है, कौन कौन से एक्ट पारित हुए थे। ठीक है, और जैसे एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे अधिनियम आए थे। ठीक, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ थी, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ थी, जो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। ठीक है, और हाई कोर्ट की स्थापना कौन से एक्ट के थ्रू की गई, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। ठीक, प्रेस के ऊपर सेंसरशिप किसने लगाया था। इस टाइप के क्वेश्चंस आप जाकर के जितने भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए हैं इनसे पढ़ लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ है। ठीक है, आप एक बार उसको भी अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। मतलब आपको बता रहा ना कि आप जिस दिन तैयारी को सीरियस ले लेंगे उस दिन आपकी तैयारी अच्छी होगी और आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा।